सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो पीटीआई टूट जाएगी। उनके इस बयान के पीछे क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सी बातें हो रही हैं पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट टॉक की, पीटीआई को इंगेज करने की, और इसके पीछे इसके साथ साथ जो है हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने कहा कि पीटीआई फितना है और फितने से बात नहीं हो सकती। पीटीआई इस अब क्या करेगी अगर ये चीज़ें नहीं उस तरह बढ़ती जिस तरह से पीटीआई चाह रही है। ग्रैंड अलायंस के जो आसार हैं वो भी मादूम होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो ओवरसीज़ कन्वेंशन आज इख्तिताम पजीर हो गया, तो ओवरसीज़ वाले बयानिए पर अब पीटीआई कहाँ खड़ी है। मार्च में जो है वो कहा ही जा रहा है तरसीलात ज़र ने जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, $4 अरब की हद अबूर की है। इनसाइट्स पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे? माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मैं सच्चे लोगों के साथ बैठकर बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, तो आप मेरे साथ तो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। सच्चे लोगों के साथ। शर्मिंदगी किस बात की है? नहीं, मैं अपॉलॉजी कर चुकी हूँ जनाब, मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की जाए। ओके, एक्सेप्टेड। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, मूव करते हैं आगे। अच्छा, ये बताएं कि आज ओवरसीज़ कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हुआ, भरपूर तादाद शरीक थी। अब पीटीआई का जो ओवरसीज़ वाला बयान है वो कहाँ खड़ा देखते हैं आप? देखिए, ये तो कन्वेंशन, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान आए अपने टिकट्स के साथ अपने खर्चे के ऊपर आए हैं, पाकिस्तान में शिरकत की और भरपूर तादाद में शिरकत की है। तो ये तमाम के तमाम लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई बरतानिया से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई मिडिल ईस्ट से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। अब ये देखें ना कि हर दुनिया के कोने कोने से जहाँ पर आपका जो है वो डायस्पोरा मौजूद है, वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना चाह रहे हैं। ये बड़े मुहब्बे वतन लोग होते हैं। जब वतन से दूर आप होते हैं तो आपको वतन की जो है ना अहमियत का एहसास होता है। तो ये एक अच्छा फंक्शन था, एक अच्छी जो है वो एक काविश थी जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग लेकर आए हैं जो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए। अच्छा, ये ऐसे आइडियाज़ लेकर आए हैं। देखिए, दुनिया कहाँ बढ़ रही है, हम उनके साथ कैचअप नहीं कर रहे। तो उसको कैचअप करने के लिए अब आप देखें कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ जो है ना ये अच्छी सिमत है, सिमत का तयन दुरुस्त हो गया है। फिर भी आगे करना तो हमारे नौजवानों नहीं है। क्योंकि देखिए, बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि काम जवान की मौत है। अब बात यह है कि हुकूमती लेवल पर जो सतह पर जो काम हो सकता है वो हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, नौजवानों को, जो कि माशाल्लाह उनके में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो काम भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन लैक ऑफ इनिशिएटिव है। वो फैसला साजी करने के लिए या कोई कदम उठाने के लिए जो है उनमें हिचकिचाहट का शिकार है। वो हमेशा कहते हैं कि फलां करेगा। तो नौजवानों को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। नौजवान हमारे पाकिस्तान के बड़े इंटेलिजेंट है। जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, जिस फील्ड में गए, अपना नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इनको आगे बढ़ना होगा। दौर जदीद के तकाज़ों के साथ हम आंगी पैदा करनी होगी। यानी अब जो स्टूडेंट्स स्टडीज़ कर रहे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खुद को सिंक करना है। अगले 5 साल में जिस बंदे के पास AI की एक्सपर्टीज नहीं है, वो बंदा यानी होगा अनपढ़ तस्वुर होगा। अब आपने जो भी डिग्री करनी है जब आपने जो भी डिग्री करनी, चाहे मेडिसिन है, हर चीज़ है, लॉ है, हर चीज़ के अंदर AI नहीं आ जाना है। हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। अब देखें कि अमेरिका वगैरह में मतलब वो कह रहे हैं कि $20,000 से $30,000 जो है वो जो कॉस्ट होगी एक रोबोट की, जो इंसान को रिप्लेस करेगा, और वो रोबोट काम करेगा AI के ऊपर। अब उसमें वैसे तो $30,000 जो है वन टाइम आपने उसको एक्सपेंस करना है, फिर उसकी चार्जिंग मार्जिन जो होती है वो चार्ज करना होता है, बिजली से वो चार्ज करना है और वो चलेगा, काम करेगा। मतलब वो 3 दिन काम करता है, उसकी ड्यूरेशन 1 दिन की है, घंटे की है, बैटरी कैपेसिटी क्या है, वो उस पर वो काम करना है उसने। आखिरी बात ये है कि जी उसको सपोजिटली जैसे अमेरिका में होता है कि जाते हैं कि लोग आते हैं, वो आकर किसी आदमी को शूट कर देते हैं, क्राइम कमिट होता है ना, वहाँ पे तो गन्स वगैरह अलाउड है, तो रखी होती है कि लोगों ने, और वो वहाँ पर लाइसेंस नहीं होता गन का अमेरिका में, तो वो शूट कर देते हैं। तो फिर कंपनी को, जिसके पास काम करते हुए जो उनका वर्कर मरता है, उनको $मिलियंस जो है ना उसकी फैमिली को पे करना पड़ता है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी को। तो वो तो टोटल कॉस्ट ही आएगी $30,000। वो 5 मार दें तो वो 5 का भी तो जो है ना वो लाख जो है डॉलर वो होगा, क्रॉस होगा।
आप समझिए। तो वो ये फर्क है। तो दुनिया में आहिस्ता 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 लोग एआई की तरफ जा रहे हैं। तो बात कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तान का साथ है। इस मरतबा भी मार्च में $4 अरब की रेमिटेंस भेजी है। ये $4 अरब की जो रेमिटेंस भेजी गई है, इसमें ये रेमिटेंस नहीं है, ये एतमाद है हुकूमत पर, एक बात। और एक सिविल नाफरमानी की तहरीक कि लोग अपने पैसे ना भिजवाएं या हुंडी के जरिए भिजवाएं, वो उनके मुंह के ऊपर चपेड़ है। क्योंकि आज तक वो सिविल नाफरमानी वाली तहरीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वापस नहीं लिया। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने अमली चपेड़ जो है थप्पड़ रसीद की है इमरान खान के चेहरे के ऊपर, अगर देखा जाए तो। और ये बड़ी खुशाइंद है। ये मुहब्बे वतन लोग हैं, मैंने पहले बताया था। इनका यकीन तौर पर इमरान खान की सपोर्ट भी है ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर। लेकिन जब मामला आ जाएगा पाकिस्तान का वर्सेस इमरान खान, तो फिर इमरान खान ना 3 में ना 13 में। हाँ, पाकिस्तान फर्स्ट ऑलवेज। अच्छा, अब कुछ सियासी जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। स्पीकर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो पीटीआई टूट जाएगी। वो ये कहना चाह रहे हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है जो सामने आ जाएगा इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। वो तो बना हुआ है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक तो बना हुआ है। इस पर काम तो काफ़ी अर्से से शुरू था। कुछ लोग तो पंजाब के अंदर तो बहुत पहले के थे, यानी हुकूमत बनते साथ ही जो लोग आए थे वो ब्लॉक बना हुआ था। अयाज सादिक साहब बिला वजह गुफ्तगू नहीं करते। वो ढींगे मारने वाले सियासतदान नहीं हैं। वो बड़े सुलझे हुए हैं, वो खामोश रहते हैं, वो खामोश तबीयत है, वो ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करते। कभी आपने उनके सियासी बयानात सुने हैं? कभी उन्होंने उनकी सियासी बढ़के सुनी है आपने? नहीं, वो कम बोलते हैं, वो तोल कर बात करते हैं। अयाज सादिक साहब जो हैं एक संजीदा शख्स है। अयाज सादिक साहब जो है ना वो कोई नौजवान नहीं है, इज अ मैच्योर पॉलिटिशियन। और इमरान खान के साथ उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया है। वो पीटीआई के अंदर के आदमी हैं। अच्छा, बाद में वो मुस्लिम लीग नवाज में आए हैं। ठीक। अयाज सादिक साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्ट है वो इमरान खान के साथ था। तो ही नोस एग्जैक्टली कि पीटीआई का डीएनए क्या है। जो पीटीआई में लोग रहे होते हैं ना, वो पीटीआई के डीएनए को पहचानते हैं और वहाँ के लोगों को भी उनके साथ उनके राब्ते हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर ये मैं बता रहा हूँ ना कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैं ये आज़ाद नहीं हैं, ये मादर पितर आज़ाद हैं। अच्छा, ये बात भी सही है। अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट से जो पीटीआई की मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, बैकडोर चैनल से जो है जी वो शुरू हो चुका है, ये सब चीज़ें भी एक तरफ हो रही हैं। दूसरी तरफ लंदन में जो है वो इसहाक डार साहब ने ये कहा कि पीटीआई फितना है, फितने से बात नहीं हो सकती। ऐसे में पीटीआई फिर कहाँ जाएगी? और ग्रैंड अलायंस के भी जो आसार हैं वो तो अब मदूम हो गए हैं, क्योंकि जेयूआई वाले कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है पीटीआई तो फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट मुबारक हो। तो ठीक है ना, वो पीटीआई ने कभी किसी का लिहाज रखा है, कभी किसी के बारे में सोचा है? ये तो अपनी ज़ात से बाहर तो नहीं सोचते। ये तो पाकिस्तान का ख्याल नहीं करते। इन्हें मुल्की मुफाद अजीज़ नहीं है तो मौलाना फजल रहमान के साथ को कमिटमेंट ऑनर करेंगे। मौलाना के साथ कोई इनका इत्तेहाद नहीं था जी, ना हुआ है और ना होगा। ये फितरी इत्तेहाद नहीं है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ पहले भी। जहाँ तक बात आ गई कि इसहाक डार साहब ने इनको फितना कहा है, तो बिल्कुल कल्ट फॉलोइंग है जी, ये कल्ट है। और कल्ट के साथ डील नहीं किया जाता, कल्ट को स्मैश किया जाता है। कल्ट को स्मैश किया जाता है और इस कल्ट को स्मैश ही करना होगा। और बेसिकली स्ट्रैटेजी तो उनकी ये है कि हम खुद कुछ ना करें ये खुद ही आपस में दस्तों गिरबान हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करें और फिर एक दूसरे के दस्तों गिरबान होकर खुद ही जो है ना वो फेड आउट हो जाए। फेड आउट हो रही है पीटीआई आस्ता आस्ता। पीटीआई की ना मकबूलियत वो रही, ना पीटीआई के अंदर इत्तेफाक वो रहा। पीटीआई के अंदर यूनिटी नाम की चीज़ है नहीं, आपस में दस्तों गिरबान है, लोगों को ला कर मरवा कर भागे। इनकी असलियत एक्सपोज हो रही है। ये बात झूठे नारे वादे लारे लगाए इन्होंने। वो करोड़ नौकरियों का नारा और फिर 1 लाख नहीं 50 लाख घर थे। वो ना करोड़ नौकरियां दी ना 50 लाख घर दिए। लेकिन जब हुकूमत जा रही थी तो उस वक्त बैरूनी साजिश का बयानिया घड़ दिया और उसी बयानी के बल के ऊपर फिर दोबारा किसी किस्म की अपनी जो खोई हुई मकबूलियत थी उसको रीगेन किया। अब दोबारा पीटीआई के पास अब ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान जो है वो झूठ बोल कर अब लोग उनको भाम चुके हैं। अब किंग ऑफ झूठ कर जो उनको नाम दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है? तो उनके साथ तो मैं कल भी बात की थी कि कोई इत्तेमाद करता नहीं है, लिहाजा किसी ने उनके साथ जो है इत्तेफाक नहीं करना, किसी ने उनके लिए डील नहीं करा सकती। एस्टैब्लिशमेंट पागल है कि उनकी बात सुने। जब इमरान खान खुद अपनी बात पर कायम नहीं रहते, कोई दुनिया में उनकी गारंटी ले नहीं सकता, तो एस्टैब्लिशमेंट को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की जरूरत क्या है? हाँ, इंडिविजुअल्स को
जो कि कौमी धारे के अंदर हैं, जो कि नेशनल सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइज हैं, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए, चाहे वो सूबाई सदर हैं पार्टी के, चाहे वो बैरिस्टर गौर हैं, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर हैं क्योंकि सेनेटर हैं, इन तमाम के साथ पीटीआई के लोगों के साथ डे टू डे अफेयर्स के लिए, या अली अमीन गंडापुर हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ डे टू डे अफेयर्स के लिए एंगेजमेंट रहेगी। लेकिन वो एंगेजमेंट वर्किंग रिलेशन के लिए होगी, वो एंगेजमेंट इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं हो सकती। इमरान खान की रिहाई मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट है तो उसमें इमरान खान नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसमें माइनस इमरान खान को बात करने के लिए कोई तैयार हो तो एस्टैब्लिशमेंट भी बैठने के लिए बिल्कुल हंसी खुशी आमादा होगी। हाँ, 9 मई के मास्टरमाइंड है इमरान खान। इमरान खान से वो बात नहीं करेंगे। हाँ, 9 मई के जो करेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, जिन्होंने सेंटेंस सर्व कर ली, वो तो उनका धुल गया ना काम, वो स्लेट साफ होगी उनकी। जो उन्होंने किया गुनाह किया उसकी सजा वो काट चुके हैं। जो 9 मई में से क्लियर होकर बाहर आ गए हैं, सजा काट कर आ गए हैं, या उनकी मर्सी पिटिशन जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ ने एक्सेप्ट की है, वो लोग तो क्लीन हो गए, उनसे बात हो सकती है। अब ये तमाम सारी सूरत हाल है, लिहाजा इमरान खान के लिए रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, हाँ, इमरान खान विल रिमेन इन प्रिजन, और 2025 क्या 26 क्या, ये 2 साल तो कम से कम वो है अंदर। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि जहाँ पर सिंध में हुकूमत को के लिए महाज खुला हुआ है, नहरों का मसला, वहीं केपीके में जो है वो माइंस एंड मिनरल्स बिल भी मुतनाज़ा होता दिखाई दे रहा है। एएनपी ने भी तहरीक चलाने की बात कर दी है, और जेयूआई ने भी अपने उन अरकान को जिसने इस बिल की हिमायत की है उनको शोकॉज दे दिए। तो सीएम जो हैं हमारे अली अमीन गंडापुर, क्या वो इनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे इस बिल पर? क्या तो वो ये रहें कि हम सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ही इसको पास अच्छा, कराएंगे। 1 मिनट के लिए जी, अगर वहाँ के तमाम की तमाम पार्टियाँ एक तरफ हो जाती हैं, पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा कहता है जी कि हमने माइन एंड मिनरल्स का काम नहीं करना, तो नुकसान वफाक का तो नहीं है, सूबे के अवाम का है, तो ठीक है करें, वफाक को जरूरत नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर भी जो तरीकाकार है, इन्वेस्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की, और विदाउट इन्वेस्टमेंट 25% शेयर जो है वो प्रॉफिट जो है वो लेगी कौन? उसका शेयर लेगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट। हाँ, तो इसमें कोई और सॉवरेन गारंटीज किसने दी है? फेडरल गवर्नमेंट ने। तो ये मिनरल्स का जो सब्जेक्ट है ना, जो कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में, वो ऐसे नहीं आती, वो स्टेट की सॉवरेन गारंटी मांगती हैं। तो अब तौर पर कर ले, कोई अरेंजमेंट कर सकती हैं तो करके दिखा दे। इसमें फायदा तो सूबों को ही है ना, फायदा सूबों को है ना, कोई नहीं करना चाह रहे, वहां के देखें मुंतखब नुमाइंदे अगर नहीं मानते बात को तो ना माने, फिर कोई भी सूबा है। देखिए, इसमें मैं तो ये बात कहूंगा कि ठीक है, नहीं मानना तो ना माने, जिस सूबे ने नहीं करना ना करे, तो नुकसान तो पहले उस सूबे के अवाम का है। पाकिस्तान का बाकी लोग सूबों को बाद में है, यानी पंजाब का नुकसान बाद में होगा, सिंध का बाद में होगा, बलूचिस्तान का बाद में होगा। अगर केपी नहीं मानती तो फिर पहला नुकसान केपी का अपना है, फिर बाकी लोगों का है, और डबल नुकसान बनता है, फिर केपी का डबल नुकसान होगा। फिर अगर केपी की जो है ना असेंबली वो कानून नहीं बनाएगी, इस तरह बलूचिस्तान की खुदा न खास्ता नहीं बनाती, तो फिर नुकसान बलूचिस्तान के अवाम का पहले है, फिर हुकूमत, फिर जो है ना बाकी पाकिस्तान का है। पंजाब नहीं करता तो पंजाब के साथ भी यही है कि पहले पंजाब के अवाम का नुकसान होगा। इसी तरह सिंध का है तो सिंध का पहले होगा। तो बेसिकली मुल्की मुफाद है, ये जाती मुफाद नहीं है, तो इस पर भी सियासत होती है। अब देखो ना, नहरों का मामले की बात करिए, नहरों का मामला सियासत की नजर हो रहा है, जैसे कालाबाग डैम सियासत की नजर हुआ था। ये इश्यूज जो हैं, ये नॉन इश्यूज को, जो कि नॉन पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनको पोलिटिसाइज किया जाता है। अनफॉर्चुनेट है। अब महफूज शहीद किनाल्स, जो 6 किनाले हैं, ये 6 किनाले नामंजूर वाली जो नारे लगा रहे हैं, देखिए इसका के हवाले से तो मेरे ख्याल के मुताबिक 2008 में इस नहर के हवाले से जो है ना वो मामला इरसा ने मंजूर किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 में, और अब आ गया 2024। तो अब आप ये देख लें कि 2008 और 2024 में बड़ा फर्क आ गया, कई साल गुजर चुके हैं, और अभी तक जो है मैं आपको बताता हूं उसका। और ये सर्वे था, ये थल कनाल है, और इसके प्रोजेक्ट्स जो थे ना अर्ली 2008 में हुआ था, ये इस सर्वे हुए थे, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इसको 2024 में अप्रूव किया जी, 2024 में। हाँ, अब देख रहे कितना टाइम गुजरा, अप्रूव भी हो चुका है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव हुआ है, फिर अब ये कह रहे नामंजूर, तो नामंजूर कर ले जी, फिर किसका नुकसान करें? कालाबाग डैम नहीं बना तो 4500 मेगावाट बिजली उसने प्रोड्यूस करनी थी, 4500 मेगावाट,
तो वो ही अगर हाइडल होती तो ये फर्नेस वाली ओवरऑल हमारा बिजली का यूनिट भी कम होना था। बिल्कुल। तो ये हम जुल्म करते हैं ना अपने साथ। हमें इंडिया ने हमेशा जो है ना इस तरीके से जो है ना नुकसान पहुंचाया है। वो इन चीजों के पीछे जो है ना वो खर्चा करते हैं और इस तरीके से उसके ऊपर वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो हम समझते हैं कि हमारे अपना इशू है। वो इशू हमारा अपना नहीं होता, वो इशू को हमारे माइंड्स में डालकर हमसे करवाया जा रहा होता है। 4 बंदे खरीदते हैं, उनके थ्रू इस्तेमाल कर लेते हैं, वो 4 नारे लगाते हैं, कौम जज्बाती है। जैसे अमेरिकी गुलामी नामंजूर थी, फिर अमेरिका के पास के पाँव में जाके गिर गए और गुलामी शुरू कर दी, ठीक है। और अब जो है वो दिल बर्दाश्ता हो चुकी है कि अमेरिका लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लिफ्ट नहीं करा रही, तो अब अमेरिका बुरा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कुछ दिनों बाद फिर ये अमेरिकी गुलामी नामंजूर की बातें करेंगे ये। इसी तरीके से अब ये जिस तरह की पीपल्स पार्टी ने रवैश इख्तियार कर ली है, पीपल्स पार्टी के ऊपर बेसिकली पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से उसकी हमायत की पहले और उस मीटिंग चेयर किया, उसको मंजूर कर लिया। अब इशू ये हुआ है कि वहां की जो इलाकाई जमातें हैं उन्होंने ये इशू रेज किया है। जब उन्होंने ये इशू रेज किया तो फिर वो इतना बैकलैश बनेगा कि पीपल्स पार्टी उसको संभाल नहीं पा रही। इशू तो ये और पीपल्स पार्टी को मजबूरी में चाहते ना चाहते हुए इसके हक में जो है वो आना पड़ गया और उसकी मुखालफत शुरू कर दी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये मामला सेटल होना चाहिए, नहरों वाला भी और ये मिनरल्स वाला बिल भी है, इसके ऊपर भी दानिशमंदी का सबूत दें। आप लीडर हैं, आपको अवाम के मफाद को प्रोटेक्ट करना है जी, और उसको ही प्रायोरिटी देनी है। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।